जय हिंद मित्रों। आज के इस सेशन में मैं ख़ास तौर पे आमंत्रित किया हूँ नितिकेश जी, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, अभी जीएसटी में कार्यरत हैं और इनका चयन CSOL कैडर, सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज कैडर में हो चुका है और 2022 का जो रिजल्ट आया है और यह ज्वाइन करने ही वाले हैं, अब दिल्ली जाने ही वाले हैं। सोचे कि एक खाँटी जो एकदम देहाती बोला जाता है ना, कि यदि हम किस प्रकार के स्टूडेंट रहे हुए हैं, मेरा जो है शिक्षा कहाँ से पूरा हुआ है, तो मतलब एक एवरेज स्टूडेंट रहते हुए भी हम सफल लगातार हो रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा समझते हैं कि मेरा स्कूलिंग अच्छा से नहीं हुआ है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा से नहीं है, अच्छे घराने से नहीं है हम, तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो कहा जाता है ना कि सफलता किसी की बपौती नहीं होती है, वह जो ज़्यादा मेहनत करेगा सफलता उसी की कदम चूमेगी। तो इन्हीं विषय पे आज SSC JST 2023 का जो एग्ज़ाम का डेट है वो डिक्लेयर किया जा चुका है ऑलरेडी। 16 अक्टूबर को होने वाला है और आज भी 16 जुलाई है। तो कंप्लीट 3 महीने बचे हुए हैं। तो इन 3 महीने के दौरान यदि आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, चाहे वह ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट रहा हो या फिर दूसरे किसी भी संकाय से रहे हुए हैं आप, और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप सफल होना चाहते हैं SSC JST 2023 में, तो इन 3 महीनों के दौरान अपनी तैयारी को बेहतर कैसे करें और निश्चित तौर पर सफलता पाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, इन्हीं विषय पे मैं खास तौर पे आमंत्रित किया हूँ नितिकेश सर को। तो नितिकेश सर से आज हम लोग जानेंगे कि अपनी सफलता को कैसे धार दें, इन 3 महीने के दौरान जो है अपनी रूटीन को कैसे रखें ताकि आप सफल हो सकें। तो आइए मित्रों, आज चलते हैं, आज बात करते हैं नितिकेश सर से। नितिकेश सर से सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूँगा कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा हुआ है। जी, सबसे पहले जितेंद्र सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड रही है वो बहुत अच्छी नहीं रही है। हमारा मतलब इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रांग नहीं रहा है, तो एक ठीक ठाक रहा है। हम लोग एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कुछ बहुत बढ़िया वेल टू डू फैमिली हमारी नहीं रही है। उसके बाद अब बताइए कि आपका एजुकेशनल जो है स्कूलिंग किस प्रकार से हुआ है, कहाँ से हुआ है, किस राज्य से हुआ है, इस पर ज़्यादा प्रकाश डालें। मैं चूँकि झारखंड से हूँ और मेरी जो पढ़ाई हुई है वो झारखंड के हजारीबाग ज़िले से हुई है। वहाँ पर मैं 10th एक सरकारी स्कूल से किया, उसके बाद 12th एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल से, ग्रेजुएशन फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज से ही, उसके बाद PG और PGDT इग्नू से मैंने किया। इसमें परसेंटेज क्या रहा हुआ है, ज़रा इसके बारे में बताएंगे तो जो एवरेज स्टूडेंट है तो उनको ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा इससे। जी, मैं काफ़ी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मैं कभी भी दावा नहीं किया कि मैं बहुत तेज़ हूँ। एक्चुअली मेरे 10th में 70% ही मार्क्स आए थे और 12th में, ग्रेजुएशन में और PG में भी इवन की मैं लगभग 55% यानी कि 60% के अंदर ही रहा हूँ। PGDT हालांकि थोड़ी सी बेहतर रही थी, 65% मैं उसमें लाया। मीन्स ओवरऑल मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा। ये किस बोर्ड से पढ़ाई किए हैं सर आप? मेरी जो थी इंटर और 10th ये दोनों जैक बोर्ड से रही, यानी झारखंड बोर्ड से, और ग्रेजुएशन रही संत कोलंबस कॉलेज, जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंतर्गत आता है। मतलब ये एक जो है बेहद सिंपल फैमिली और एवरेज स्टूडेंट रहने के बावजूद आप लगातार एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। क्योंकि पिछले बार भी आप अच्छा रैंक लाए हुए थे, अभी GST डिपार्टमेंट में हैं और फिर से आपने एग्ज़ाम निकाला हुआ है, तो निश्चित तौर पे जो है एक एवरेज स्टूडेंट यदि आप भी हैं तो ऐसा ना समझे कि आप सफल नहीं होंगे। आप एवरेज स्टूडेंट आप भी रहते हुए, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, बट मेरी बात यहाँ पे नहीं हो रही है, इसलिए मैं भी कभी बताऊँगा इस चीज़ को। तो लगातार सफल हो रहे हैं नितिकेश सर, तो आप भी हो सकते हैं। आप भी अपने एवरेज स्टूडेंट होने का जो है धब्बा को हटाइए और आप भी तैयारी कीजिए, निश्चित तौर पर सफलता कदम चूमेगी। क्योंकि 3rd डिवीज़न आने वाले विद्यार्थी भी IAS का एग्ज़ाम क्रैक किए हुए हैं। अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, तो आप भी अपने आप को पीछा ना समझें।
चलिए सर, आप जरा बताइए कि एसएससी जो ट्रांसलेशन ऑफिसर की परीक्षा होती है जी सर। उसका सिलेबस क्या रहता है? जी सर, जो एसएससी जीएसटी की जो परीक्षा है वो जनरली 2 पार्ट में बाँटी गई है। एक पीटी और मेंस। पीटी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है 200 मार्क्स का, जिसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं ओनली, एक हिंदी और एक इंग्लिश। हिंदी 100 मार्क्स का, इंग्लिश 100 मार्क्स का। और मेंस में भी हमारा 200 मार्क्स का ऐसे ही रहता है, जिसमें 50-50 मार्क्स के 4 पार्ट में बाँटा गया है। जिसमें पहला आपका आएगा एक इंग्लिश एसे लिखने के लिए, जो कि 500 वर्ड्स में लिखने होते हैं। दूसरा हिंदी में एक एसे लिखने के लिए, जो भी वो भी 500 वर्ड्स में लिखने होते हैं। उससे ज़्यादा लिखिएगा तो मार्क्स कटते भी हैं। जी, बहुत ज़्यादा लिखिएगा, क्योंकि आप वर्ड्स तो गिन नहीं सकते, तो आपका अगर 500 टू 550 भी जा रहा है तो चलता है। थोड़ा सा जनरली आगे पीछे हो सकता है। जी, जी हाँ। हम लोग जनरली एक लाइन में अगर हम ऑन एन एवरेज 5 या 6 वर्ड लिखते हैं, उसके हिसाब से आप जान सकते हैं कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप मतलब कितने पेज या कहाँ तक लिखें, जिससे आपके 500 या 550 के अंतर्गत रहे। क्योंकि वो हमारा जो एग्ज़ामिनर है वो भी हमारे वर्ड्स गिनते बैठेगा नहीं। तो हालाँकि बिल्कुल, इससे बिल्कुल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं कि हमें 500 वर्ड्स मिले हैं तो 500 वर्ड्स में ही हमें लिखने हैं। आप कम भी लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग 450 या 400 वर्ड्स में भी अपनी बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से रख पाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप 450, 450, 550 वर्ड्स के बीच आराम से आप अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। और उसके बाद आपका 50 मार्क्स का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आता है, और उसके बाद 50 मार्क्स का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस आते हैं। तो इस टाइप से 200 मार्क्स का हमारा मेंस भी होता है। तो ये यानी टोटल 400 मार्क्स की परीक्षा जी, ली जाती पीटी और है। मेंस, और दोनों पीटी के मार्क्स जोड़ करके आपका मेरिट बनता है। ओके। आप जरा बताएंगे कि 100 नंबर का जो हिंदी पूछता है, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि उसकी तैयारी आपने कैसे की, क्योंकि आउट ऑफ 100 मार्क्स यू गॉट 96, तो यस सर। 100 में 96 मार्क्स इन्होंने लाया। तो आखिर इसका क्या राज था, इसके बारे में ज़रा बताएं, जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देना चाहते हैं इसके, जी, उन जी लोगों सर। को। सर, जो जीएसटी की 2020 की जो मैंने परीक्षा दी थी, उसमें एक्चुअली मेरे 95 मार्क्स थे हिंदी में। 96 सही हुए थे, 4 गलत हुए थे, जो इसके कारण से 1 मार्क डिडक्ट हुआ था, तो 95 हिंदी में आए थे। तो हिंदी अगर आप पढ़ना चाहते हो, चूँकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से ज़्यादातर विद्यार्थी आते भी हैं, तो बहुत ज़्यादा हिंदी से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी हिंदी कमज़ोर भी है, तो भी आप जिस तरह से इंग्लिश बहुत बहुत बच्चों की कमज़ोर रहती है, तो वो उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, पढ़ते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की। इसके एक-एक पहलू पर ज़रा बताइएगा, ताकि जैसे इसको तोड़-तोड़ के, जैसे संज्ञा, सर्वनाम हो गया, जी सर। कारक, इन इसके एक-एक टॉपिक को जो है बेहतरीन तरीक़ा से बताइए दर्शक, ये जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ताकि उनका जो तैयारी है बेहतर हो सके। जी सर। तो अगर मैं हिंदी की बात करूँ, तो हिंदी सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाने हैं। वहाँ से आप पहले ये कैटेगराइज़ कीजिए कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन 3 महीनों में तैयारी करने में, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो जितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उन्हीं की तैयारी कीजिए, जिस तरह से। मुझे लग हाँ रहा है सर। 5 दिनों के अंदर में जो है इसको मतलब कन्फर्म कर लेना चाहिए, इसको जी क्लियर सर। कर लेना चाहिए कि हाँ, किस टॉपिक से कितने प्रश्न लगभग ऑन एवरेज पूछा जा रहा है, जी ताकि सर। तैयारी को जो है और बेहतरीन ढंग से सुनियोजित किया जा सके। एकदम सर, एकदम। जिस तरह से अगर हम संज्ञा सर्वनाम वगैरह की बात करें, तो संज्ञा सर्वनाम वगैरह जो होते हैं, वो टोटल उससे करीब 10 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे जीएसटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 ही हों, लेकिन आगे पीछे ऑलमोस्ट बिल्कुल, ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस उससे आते हैं आपके। फिर अगर आगे बात करें, जैसे विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची जिसे हम समानार्थी भी शब्द कहते हैं, उन सब से लगभग 10-10 क्वेश्चन या 8 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यानी ये 2 टॉपिक ही ऐसे हैं जिससे लगभग आप 15 मार्क्स तो ईज़िली उठा सकते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत टफ भी नहीं है। आप इसको अगर डेली 50 भी पढ़ते हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये याद रहेंगे। उसके बाद अगर हम मुहावरे या कहावतों की बात करें, तो ये भी करीब है 8 से 10 हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। फिर आगे बात करें संधि से,
संधि से भी 3 से 5 क्वेश्चन, जिसमें सारे संधि को आपको देखना पड़ेगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि में कितने अलग अलग जो होते हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको वर्ण विचार पढ़ने की आवश्यकता है। वर्ण विचार में उच्चारण स्थान, स्वर, व्यंजन, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर तत्सम तद्भव, इससे भी आपको 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर समाज से भी आपको 3 से 5 क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं। समाज के कितने भेद होते हैं, ये अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको ये टफ भी नहीं है, जो आप इजीली इसको कर सकते हैं। फिर काल, काल से भी आपको 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। फिर शब्द विचार, जिसमें कारक वगैरह होते हैं, कर्ता ने कर्म को वगैरह, तो इससे भी 2-3 क्वेश्चन आपको इससे आते हैं। फिर बात करें लास्ट में, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जिसमें अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल यानी पढ़ने की क्षमता बहुत अच्छी है तो आप इसमें बढ़िया कर सकते हैं। जिसमें गद्यांश, और गद्यांश एक्चुअली 2 प्रकार से पूछे जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट होता है और एक रिक्त स्थान भर का होता है। तो आप में अगर रीडिंग स्किल अच्छी है तो आप इसे एकदम आसानी से कर सकते हैं, और आप भी मेरे जैसा 95 क्या 100 मार्क्स भी आप आसानी से तो उठा सकते हैं। आप कहाँ 4 नंबर छोड़ दिए कि आपका आप 4 नंबर कैसे छोड़ दिए? सर एक्चुअली कहा जाए तो 1-2 क्वेश्चन स्पीड में ही गलती हो गई थी, क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट करने के चक्कर में, मतलब मैंने 30 से 35 मिनट का टारगेट लिया था कि मैं हिंदी के क्वेश्चन कम एटलीस्ट 90 क्वेश्चन 30 से 35 मिनट में कंप्लीट कर सकूं, क्योंकि मुझे इंग्लिश में ज़्यादा समय चाहिए था, तो मैंने इसे यहाँ से निकाला। इसलिए आपको भी प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, ताकि टाइम बाउंडेड में जो है जी एक निश्चित समय में जो है आप अपने प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसलिए पहले से प्रैक्टिस बेहद जरूरी है, प्रैक्टिस ताकि बहुत जरूरी है। ताकि सर के जैसे जो है आप भी 4 नंबर जो छोड़े ना, आप भी 100 में 100 पाएँ। जी जी है ना? एकदम चलिए सही। सर, बताइए ये कि आखिर कहाँ से, क्या सोर्स रहा है इसका, क्या स्रोत रहा जहाँ से जी आपने इतनी बढ़िया तैयारी की हिंदी की? सर सोर्स तो 2-3 रहे हैं। जैसे किताबें तो एक ऑब्वियस सी बात है। फिर यूट्यूब को हम लोग कई बार एंटरटेनमेंट के रूप में सिर्फ यूज करते हैं, लेकिन यूट्यूब हम सभी जानते हैं कि एक नॉलेज का बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो आप यहाँ पर बहुत सारे जो हिंदी के शिक्षक हैं, हिंदी के बहुत सारे शिक्षक हमारे यूट्यूब पे हैं, उनको फॉलो कीजिए। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक भी पैसा पे नहीं करना होता है। फिर आप कुछ किताबें जैसे राघव प्रकाश सर की परिष्कार पब्लिकेशन की जो उनकी है, उनकी किताब ले सकते हैं। लुसेंट की किताबें ले सकते हैं। मैंने तो फिर टेलीग्राम को भी भरपूर यूज़ किया था। टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पर आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहें तो खाली टाइम में जब भी बैठे आराम से उसको, उन क्वेश्चंस को उनका प्रैक्टिस करें। तो ये कहा जाता है कि साइंस ना गुण भी है और कर्ज भी है। सोशल मीडिया जो है गुण भी है और कर्ज भी है। आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। यदि आप बढ़िया तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, निश्चित तौर पे जैसे सर को उससे बहुत सारा फ़ायदा मिला, वैसे आपको भी मिलेगा। तो आप अपना समय जो है सोशल मीडिया पर उससे कुछ प्राप्त करने के लिए, उससे बढ़िया चीज़ों को हासिल करने के लिए कीजिए, न कि खराब और राजनीति भरी चीज़ों को देखने में अपना समय जाया कीजिए। बिल्कुल सर। ठीक है? चलिए सर, अब बताइए ज़रा, ये तो आप स्रोत रहा कि आप उन सब बुकों का आप सहारा लिए, जी किताबों का, जी सर। जिससे आपकी तैयारी जो है इतनी बेहतरीन हो पाई। और 4 नंबर जो छूटा वो भी शायद आपका नहीं छूटता, निश्चित तौर पे नहीं छूटता। जैसे आप बता रहे हैं कि जल्दीबाजी में परीक्षा में एक प्रेशर रहता ही है, जी सर। उस प्रेशर की वजह से आपसे छूट पाया है। इसलिए आप भी प्रैक्टिस को निश्चित तौर पे कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एक दिन में 1 सेट मारेंगे आप, निश्चित तौर पे आप समय को जो है बढ़िया तरीक़ा से हैंडल कर पाएंगे, और एग्ज़ाम में जो है उसका फ़ायदा निश्चित तौर पे दिखाई देगा। एकदम सर। चलिए सर, आप बताइए ज़रा कि इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे की? और सर इंग्लिश का भी वैसे ही कुछ सोर्स रहे हैं हमारे। यूट्यूब, बुक्स और टीचर्स से मैंने पढ़ा, और टेलीग्राम ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारे सोर्स काफ़ी हेल्प किया है मुझे इंग्लिश की भी प्रिपरेशन के में। चूँकि मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से रहा था, मेरी पढ़ाई जो हिंदी मीडियम से हुई थी, तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन आगे चल कर के मैंने इसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। ये अब की बार जो है 2022 का जो रिजल्ट आया जी है, सर। उसमें आपके हिंदी में और अंग्रेजी में
जी सर। कितने नंबर रहे हुए हैं? हिंदी में लगभग 90% 90 मार्क्स रहे थे, और इंग्लिश में लगभग 80%, 80 क्वेश्चंस, मतलब 80 मार्क्स आए हुए थे। यानी 30 नंबर में नहीं छूटना चाहिए था, पर छूट गया। ओवरऑल मेरे 172 या 171 मार्क्स आए हैं, उतना मुझे याद नहीं है, लेकिन वो अच्छे मार्क्स से रहे थे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बताइए कि अंग्रेजी जो है, इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी आपका स्रोत क्या रहा? एक एक टॉपिक के बारे में ज़रा बढ़िया से बताइएगा, ताकि फ़ायदा जो है विद्यार्थियों को पहुंच सके। जी सर। चूँकि आप अगर बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं तो स्कूलों में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर चलती है, जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के लिए काफ़ी अच्छी बुक्स है ऑक्सफोर्ड की, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि ये तो छोटी बुक है, ये हमारे कंपटीशन में क्या काम आएगा। यही हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि हम अपने बेसिक को सही नहीं करते हैं और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए, इसलिए कहा जाता है हर एक छोटी चीज़ जो है आपकी बड़ी सफलता आपको बड़ी सफलता दिलाने में मदद करती है। जी। इसलिए किसी भी चीज़ को छोटा ना समझें, और हर एक चीज़ की अपनी महत्ता होती है। जी सर। उसके बाद मैंने फिर कॉम्पिटिशन्स वाले कुछ बुक लिए, जैसे लुसेंट के लिए अजय कुमार सिंह का है, किरण पब्लिकेशन का जो आपका क्वेश्चंस बैंक आते हैं वो मैंने लिए प्रैक्टिस के लिए। यूट्यूब पे कुछ टीचर्स को फॉलो किया, तो वहाँ से मैंने इंग्लिश सीखा। और उसके प्रैक्टिस के लिए, चूँकि आप प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा बुक लेकर के नहीं बैठ पाते हैं, तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम पे भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ पर मैंने इंग्लिश के जो क्विज़ होते हैं वहाँ पर मैंने इंग्लिश के क्विज़ देने शुरू किए, और ये काफ़ी हेल्प करता है, खासकर आपके वोकैब को याद करने में। वोकैब एक ऐसा चीज़ है कि कई तेज़ विद्यार्थी भी क्या होता है कि वो आज याद करते हैं, कल को भूल जाते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस कहाँ करें? तो प्रैक्टिस का सबसे बढ़िया सोर्स मुझे जो मिला वो टेलीग्राम मिला, जहाँ पर क्विज़ की अंबार है। तो वहाँ पर मैंने वहाँ से किया, और मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किए। लॉकडाउन के समय में तो मैंने लगभग 400 से 500 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करता था लगभग। चलिए, बहुत बढ़िया। चूँकि सोशल मीडिया का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल आप किए हैं और करते भी हैं, और आगे भी मतलब तैयारी कीजिएगा, उससे मतलब क्या बहुत सारे फ़ायदे आपको भी मिलेगा। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करता हूँ। और सर, ज़रा मुझे ये बताइए कि आने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो 16 अक्टूबर यानी 2023 का जो परीक्षा देना चाहते हैं, जी सर। अनुवाद अधिकारी का, तो उनके लिए आपका क्या खास संदेश रहेगा? सर, संदेश साफ है। आप अब 3 महीने मात्र बचे हैं, आप सिंसियरली अपने एग्ज़ाम्स के लिए लग जाइए। क्योंकि ये आपकी, अगर आप एक बार भी फेल होते हैं तो लगभग एग्ज़ाम कम से कम 1 से 1.5 साल बाद हुई होता है। उसमें आप अगर ऑन एन एवरेज 50,000 का भी अगर सैलरी जोड़ते हो, तो आप साल का लगभग 6 से 7 लाख रुपया आपका नुकसान हो रहा है। आप इसी से आप समझ जाइए कि आप कितना खो रहे हो। तो उस समय का उपयोग कीजिए, और उस पैसे को कमाइए, और ऐश-मौज जो करना है अपने माता-पिता की हेल्प कीजिए, अपने लिए खर्च कीजिए, लेकिन सफलता अचीव कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगा कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों विषयों को साथ लेकर के चलिए, क्योंकि दोनों विषय उतना ही इम्पोर्टेंट रखते हैं, क्योंकि आगे चल के आपको मेंस भी देने हैं। मेंस देने हैं तो उसके लिए भी आपको दोनों सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर दोनों विषय पर अच्छी पकड़ नहीं रही तो आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे। आजकल जो भी विद्यार्थी आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम लोगों का जो है ना, वोकैब यानी मतलब वन डे एग्ज़ाम का जो जिनर है ना, वो तो बहुत रह रहा है। जी सर। यानी अनुवाद करने का जो तरीका है, अनुवाद पर जो मेन फोकस करना चाहिए वह नहीं हो पाता है। जी सर। जो कि सेकंड पेपर है, चूँकि रट के आ जा रहे हैं, सिर्फ रट लेने से आपकी महत्वपूर्णता जो है, आपका जो है सिग्निफिकेंस ऑफिस में नहीं, आप मतलब क्या बरकरार नहीं रख पाइएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अनुवाद जिसके लिए आपको रखा जा रहा है उन चीज़ों को बढ़िया ढंग से करें। तो इस पर विस्तृत जो है ना जानकारी बाद में दी जाएगी। अभी फ़िलहाल 16 अक्टूबर मेन मिशन है। 16 अक्टूबर को क्रैक कैसे किया जाए, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। जो कि सेकंड पेपर जो है, इसके बाद में नीतिकेश सर को फिर से आमंत्रित करूंगा मैं, ताकि सेकंड पेपर जो है उसकी भी तैयारी आप बेहतरीन ढंग से कर सकें। फिलहाल आज के सेशन में जो है हम लोगों ने फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस किया है। सेकंड पेपर के बारे में इन ड्यू
डेट मतलब आने वाले दिनों में हम लोग आएंगे और उसको भी साथ साथ लेकर के थोड़ा बहुत चलना है अभी, क्योंकि से फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम एक बार हो जाए उसके बाद जो है आपको 2 महीने का लगभग समय मिल ही जाता है। हाँ, लगभग 1.5 से 2 महीने आपके पास बिल्कुल होते मिलेंगे। हैं। तो 2 महीने जो है उसको कैसे आप उसका प्लानिंग कीजिएगा उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के डेट में आज के इस सेशन में फर्स्ट पेपर के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कस किया उस पर अमल करें। आप अपने तैयारी को धार दें। 3 महीना सफिशिएंट टाइम है, निश्चित तौर पे सफल होइएगा। कहा जाता है ना कि सावन के घोड़े को सिर्फ हरियाली नज़र आती है। सो यू डोंट थिंक externalities, whatever the external things are coming in front of you, you just sort out those problems because your exam is at hand. It's 16th of October. सो आपके पास टाइम है नहीं, अब उसका एकदम बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल कीजिए 3 महीने का, क्योंकि 3 महीना आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन रहेगा, सबसे बड़ा समयावधि रहेगा। इन 3 महीनों को यदि आप बेहतरीन ढंग से उसका अनुपालन करते हैं, बेहतरीन ढंग से उसका प्लानिंग करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके माता पिता बहुत गर्वान्वित होंगे आप पर, आपके समाज को जो है आप पर गर्व महसूस होगा, निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलेगी। इसलिए इन 3 महीनों को जो है बेहतरीन ढंग से आप इस्तेमाल करें। आप सबके सफलता की मैं कामना करता हूँ। चलिए मित्रों, आज के सेशन में बस इतना ही। फिर आगे हम लोग एक बेहतरीन सेशन के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।